नमस्कार, मैं कृष्ण कुमार गावण, मेरी अविस्मरणीय यूट्यूब चैनल की ओर से आपका हार्दिक स्वागत। वैसे तो मैंने आज तक कई संगीतकारों के योगदान के बारे में कुछ वीडियो प्रस्तुत किए हैं, जैसे कि शंकर जयकिशन, मदन मोहन, वसंत देसाई, हेमंत कुमार, अनिल मोहिले। आज मैं ऐसे ही संगीतकार की याद आपको दिलाने वाला हूँ जो संगीतकार दादा नाम से लोकप्रिय था और उन्होंने लोक संगीत का भी उपयोग किया, पाश्चिमात्य संगीत का भी उपयोग किया। जी हाँ, दादा बर्मन, सचिन देव बर्मन, जिनकी मृत्यु हुई 31 अक्टूबर 1975 में। उनकी 45वीं पुण्यतिथि के अवसर पर मैं आपके सामने संगीत भरी महफिल पेश करने जा रहा हूँ। इसे पेश करने के लिए मैंने आज आमंत्रित किया है मेरे अजीज़ दोस्त और सिने अभ्यासक श्री विवेक पुंतांबेकर जी को। विवेक पुंतांबेकर जी वैसे तो साइंस ग्रेजुएट है, लेकिन उनका लगाव बचपन से ही कला क्षेत्र में रहा है। कॉलेज जीवन से ही उन्होंने कुछ अखबारों में फिल्मी दुनिया के बारे में आर्टिकल्स लिखने शुरुआत की। आज भी वो महाराष्ट्र दिनमान नामक अखबार में हर संडे एक स्पेशल कॉलम लिखते हैं। वैसे तो वो सेलिब्रिटीज़ के बारे में आर्टिकल लिखते हैं, हीरो हीरोइंस पर, लेकिन बैक स्टेज जो रहते हैं यानी टेक्नीशियंस के बारे में भी उन्हें बहुत मालूमात है। अखबार के अलावा टीवी चैनल और रेडियो माध्यम पर भी उनका कंट्रोल है, उनका कमांड है। उन्होंने विन रेडियो और रेडियो सिटी के लिए भी बहुत सारे एपिसोड्स लिखे हैं। दूरदर्शन के लिए कुछ कार्यक्रमों में वो परीक्षक भी रहे हैं। ऐसे पुंतांबेकर जी आपको सचिन देव बर्मन जी के जीवन यात्रा की ओर लेके जाने वाले हैं, एक संगीत भरी महफिल पेश करने वाले हैं। तो मैं बुला रहा हूँ, आमंत्रित कर रहा हूँ विवेक पुंतांबेकर जी। नमस्ते दोस्तों, इस फिल्मी चक्कर में आज हम बात करने वाले हैं मशहूर संगीतकार सचिन करता उर्फ सचिन देव बर्मन। क्या आपको पता है सचिन दा त्रिपुरा के राजपुत्र थे? जी हाँ, ये राजघराने से संबंधित थे। लेकिन हुआ ऐसे कि बचपन से सचिन दा आजू बाजू के लोग में घुल मिल जाते थे और ये बात घर वालों को पसंद नहीं पड़ती थी। इस बीच हुआ ऐसे कि उनके पिताजी ने राजगद्दी पर अपना हक छोड़ दिया था, लेकिन फिर भी राजपुत्र तो थे ही ना। सचिन दा की आदत थी कि आजू बाजू के लोगों के पास जाकर, आजू बाजू के लोगों से मिलकर वहाँ का जो बाउल म्यूज़िक था, भटियाड़ी म्यूज़िक था, इस करने वाले जितने भी लोग थे उनके साथ घुल मिल के वो सीखते थे। पहले से ही सचिन दा गायन के क्षेत्र में जाने की सोचते थे। राजघराने का गायन में जाने का विरोध नहीं था, लेकिन ये विरोध था कि सामान्य लोगों से, आम लोगों से बात करने में था। सचिन दा ने परवाह तो की नहीं, बीए पास हो गए, फिर एलएलबी करने के लिए कलकत्ता चले गए। कलकत्ता जाने तो उस वक्त घर वालों को सचिन दा का ये संगीत सीखना बिल्कुल पसंद नहीं था, इसलिए उन्होंने उनके जो मिलने वाले पैसे थे सभी पैसे देने से इनकार कर दिया। सचिन दा के सामने मुसीबत आ गई, अब क्या करें? फिर इन्होंने गाने के क्लासेस लेना शुरुआत किया और साथ में अपनी पढ़ाई भी चालू रखी। गाने के क्लास में एक लड़की आती थी जिसका नाम था मीरा धारगुप्ता। इसके प्यार में सचिन दा फंस गए। ये बात घर वालों को मालूम पड़ गई तो घर वालों आग बबूला उठे। राजघराने का आदमी और एक सामान्य स्त्री से शादी करने जा रहा है, लेकिन सचिन दा अपने के मत के ऊपर बहुत अड़ के बैठे थे। कहने लगे नहीं नहीं, करूँगा शादी तो मीरा से ही करूँगा। जब सचिन दा की शादी हुई ना, तो उनकी माँ सिर्फ शादी में आई थी, बाकी राजघराने का एक भी आदमी शादी में आया नहीं था। इसी कारण सचिन दा फिर कभी कोमिला गए नहीं। शादी तो हो गई, गाने के ट्यूशन चलते थे, फिर रेडियो पे रविंद्र संगीत गाते थे, बंगाली फिल्मों में गाते थे। लेकिन उस वक्त ऐसा दौर आया कि बंगाल की न्यू थिएटर्स जैसी अच्छी अच्छी फिल्म संस्थाएं बंद हो चुकी। ये पूरी की पूरी टीम मुंबई आ गई थी, जिसमें लीड करते रहे दादा मुनि अशोक कुमार। दादा मुनि ने
बिमल रॉय को भी दादा मुनि ने ही बुलाया और सचिन दा को भी दादा मुनि ने ही बुलाया। उस वक्त शशिधर मुखर्जी जो अशोक कुमार साहब के साले थे, बॉम्बे टॉकीज़ के सर्वे सर्वा थे। उस दिन सुबह सचिन दा को बुलाया गया, गेट पे आए और उन्होंने कहा कि मुझे बुलाया है, मैं संगीतकार हूँ। तो जो दरवान था वो भड़क गया, बोलता ये कोई लामा जैसा दिखने वाला आदमी है और बात कर रहा है कि वो संगीतकार है, कैसे अंदर छोड़ूँ। बहुत बहस हुई। इतने में अशोक कुमार साहब की गाड़ी अंदर आ गई। अशोक कुमार ने बोला अरे हाँ मैंने ही इनको बुलाया। तो अंदर लेके गए, शशिधर मुखर्जी के पास लेके गए और उन्होंने कहा कि ये अपने बंगाल के ही है, रविंद्र संगीत बहुत अच्छा गाते हैं, बंगाली संगीत भी बहुत अच्छा गाते हैं। कहने लगे ठीक है, म्यूज़िक डिपार्टमेंट में रख दो। म्यूज़िक डिपार्टमेंट में रख दिया। उसी समय गीतकार नेपाली साहब से उनकी पहचान हो गई। तो सचिन दा अपनी धुनें बना रहे थे। तो एक दिन ऑफिस का प्यून आया, कहने लगा कि शशिधर मुखर्जी ने आपको बुलाया है। शशिधर मुखर्जी की आदत क्या थी कि दोपहर के समय खाना खाने के बाद अपने ऑफिस में एक बड़ा सोफ़ा सेट रहता है जहाँ पे वो लेटे रहते थे और कहते थे हाँ सुनाओ। जैसे सचिन दा कुछ सुनाने लगे तो घर्राटे मार के सो जाते थे। 15 दिन ये सिलसिला चला। बेचारे सचिन दा उदास हो गए, क्या चल रहा है, इतनी धुनें मैं बना रहा हूँ और मुझे चांस ही नहीं मिल रहा है, ना मालिक सुन भी रहे हैं। लेकिन एक दिन चमत्कार हुआ। जैसे सचिन दा ने धुन सुनाना शुरू किया, शशिधर मुखर्जी बैठ गए और कहने लगे कि मिस्टर बर्मन आज ही म्यूजिशियंस को बुलाओ और ये गाना रिकॉर्ड करो। दोस्तों ये फिल्म थी शिकारी और शिकारी के साथ सचिन दा बर्मन का मुंबई का सिलसिला शुरू हो गया। खैर शुरुआत तो हो गई। उसके बाद 8 डेज नाम की एक और फिल्म मिल गई। दोनों फिल्मों के गाने अच्छे थे। फिर एक और फिल्म आई प्यार, जिसमें राज कपूर साहब हीरो थे, लेकिन ये फिल्म चली नहीं। और 2-3 फिल्में फ्लॉप होने के बाद सचिन दा सोचने लगे कि ये क्या चल रहा है। मैं मुंबई आया था कुछ सपने लेकर, कुछ ऐसी हसीन यादें लेकर, लेकिन क्या करूं, मेरा कुछ जमता नहीं है। वो वापस जाने की सोच रहे थे। ऐसे में उनको फिल्म मिल गई सजा। और सजा ये पहली फिल्म ऐसी है कि जहाँ पे शैलेंद्र, साहिर ये दोनों ने एक साथ काम किया है। तो फिल्म तो मिल गई, गाना कंपोज करने का था। हर रोज़ सचिन दा अलग अलग ढंग से सोचते थे किस तरह से कंपोज करूँ। सचिन दा को एक बड़ा ज़बरदस्त शौक़ था। वो पवई लेक में जाकर मछलियाँ पकड़ते थे। उन दिनों ये फिल्मी हस्तियाँ पवई लेक में जाकर मछलियाँ पकड़ती थी। उनके साथ थे नौशाद साहब। वातावरण अनोखा धुंधला था, लेकिन इस दिन एक भी मछली नहीं मिली और पूरा उदास वातावरण छा गया। और उसी वातावरण में इनको एक रचना सूझ गई, जिस रचना को बाद में फिल्म सजा में इस्तेमाल किया गया। तो दोस्तों पल्लवी केळकर की आवाज़ में सुनिए फिल्म सजा का वो गीत, तुम न जाने किस जहां में खो गई। किस जहां में खो गए, तुम न जाने किस जहां में खो गए। हम भरी दुनिया में तन्हा हो गए, तुम न जाने किस जहां में खो गए। मौत भी आती नहीं, आस भी जाती नहीं, दिल को ये क्या हो गया, कोई शय भाती नहीं। लूट कर मेरा जहां छुप गए हो तुम कहाँ,
तो आहिस्ता आहिस्ता सचिन दा साहब की गाड़ी चलने लगी, सजा के गाने बहुत अच्छे चलने लगे। उसी समय अशोक कुमार साहब के छोटे भाई साहब किशोर कुमार साहब फिल्मों में एक्टिंग करते थे, लेकिन किशोर साहब का आवाज़ बहुत अच्छा था। सचिन दा ने सुना था, सचिन दा बहुत चाहते थे कि किशोर दा अपने साथ अपने डायरेक्शन में कुछ गाना गाए, लेकिन किशोर दा थे बड़े, आप जानते हैं कि बड़े मनस्वी कलाकार थे। बहुत समय उन्होंने सचिन देव वर्मा को टालने की कोशिश की। जब भी सचिन दा बुलाते थे, किशोर दा आते हैं करके गायब हो जाते थे। एक दिन क्या हुआ, वीटी स्टेशन में किशोर कुमार ने एक टैक्सी बुलाई घर जाने के लिए। टैक्सी का दरवाज़ा खुला और उसमें अचानक कहाँ से सचिन दा बर्मन आ गए और टैक्सी में घुस गए। बोले किशोर चलो मेरे साथ, अभी यहाँ पकड़ा है तो कुछ करना पड़ेगा। तो किशोर साहब बेचारे उनके साथ बैठ गए। टैक्सी वाले को बोला कि गाड़ी खोपोली को लेके जाओ। देखिए दोस्तों, उस ज़माने में सीधा रास्ता नहीं था, पनवेल से जाना पड़ता था, वाया खोपोली, वाया पनवेल खोपोली ये लोग चले गए। खोपोली में अच्छा खासा खेत देखकर टैक्सी रुकाई। किशोर दा को बोला किशोर नीचे उतर। किशोर दा नीचे उतर गए और उस खेत में जाकर सचिन दा बटियाली संगीत गाने लगे। आधा पौना घंटा गीत सुनने के बाद किशोर दा इतने भावुक हो गए, उन्होंने सोचा नहीं भैया मेरा जमेगा ना तो इन्हीं संगीतकार के साथ ही जमेगा। और इन दोनों के बीच आकर पहला गाना हुआ फिल्म मुनीम जी का जीवन के सफ़र में राही। दोस्तों आपके सामने पेश कर रहे हैं किरण शेम्बेकर। तररा तररा रा 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 ओहो, तररा तररा रा 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 ओहो। जीवन के सफर में राही मिलते हैं बिछड़ जाने को और दे जाते हैं यादें तन्हाई में तड़पाने को। जीवन के सफर में राही मिलते हैं बिछड़ जाने को और दे जाते हैं यादें तन्हाई में तड़पाने को। ओहो 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 ओहो। ये रूप की दौलत वाले कब सुनते हैं दिल के नाले हो। ये रूप की दौलत वाले कब सुनते हैं दिल के नाले तकदीर न बस में डाले इनके किसी दीवाने को। जीवन के सफर में राही मिलते हैं बिछड़ जाने को और दे जाते हैं यादें तन्हाई में तड़पाने को। ओहो 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 ओहो। सचिन दा आहिस्ता आहिस्ता पूरे इंडस्ट्री में छा गए। फिल्म अफसर में देवानंद के साथ उनका गुलमेल हो गया था। अफसर का संगीत SD बर्मन साहब ने दिया था। उसके बाद आई बाजी। बाजी के समय गुरुदत्त और देवानंद साहब की बहुत खासी दोस्ती हो गई। गुरुदत्त ने सोचा कि जब मेरी फिल्में शुरू हो जाएंगी ना मेरी खुद की, तो सचिन दा को मैं ज़रूर बुलाऊंगा, क्योंकि इनका पूरा स्टाइल, उनकी पूरी सिस्टम अलग है। और सिलसिला चलते गया और कम से कम 10-12 फिल्में उस दौर में सचिन दा ने की। कुछ चली कुछ नहीं चली, कोई बात नहीं, लेकिन इंडस्ट्री में सचिन देव वर्मन साहब का एक बहुत अच्छा सा नाम हो गया। उसी समय क्या हुआ था, उनका लड़का टुबलू माने राहुल देव बर्मन का असली नाम टुबलू है। टुबलू भी सोच रहा था कि मैं भी पापा की तरफ फिल्म इंडस्ट्री में म्यूज़िक में जाऊँ, लेकिन सचिन दा ने इंडस्ट्री के पूरे चढ़ उतार देखे थे।
उन्होंने सोचा कि नहीं यार, मेरे लड़के को मैं इस अनिश्चित माहौल में मैं नहीं जाने दूंगा। इसलिए उन्होंने क्या किया मालूम है, राहुल को कलकत्ता भेजा सीखने के लिए। अभी बेचारे राहुल कलकत्ता तो चले गए, लेकिन वजह क्या हुई मालूम है, उनका तो संगीत का तो शौक़ था ही। तो स्कूल में जो कंपटीशन हुआ ना, उसमें जीत गए कौन, राहुल देव बर्मन। अब प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बुलाया किसको, सचिन दा को ही। तब सचिन दा ने महसूस किया कि यार ये लड़का मेरा है ना, उसको बांध के फ़ायदा नहीं, उसको म्यूज़िक सीखने है ना, उसको म्यूज़िक सीखने दो। इसलिए वो साथ में फिर से मुंबई लेके आए और उन्होंने उसको तालीम करने के लिए अलग अलग उस्तादों के पास भेजना शुरू किया। राज खोसला की एक फिल्म बन रही थी 16वां साल, उसका म्यूज़िक सचिन दा कंपोज कर रहे थे। तो एक उड़ता उछलता गाना चाहिए था, तो सचिन दा बैठे। सचिन दा की स्टाइल ऐसी थी कि हारमोनियम लेकर बैठते थे, कभी ताश खेलते थे, ताश छोड़ के कभी फिर हारमोनियम पे बैठते थे। तो करते करते अचानक उनके कान पे एक माउथ ऑर्गन की धुन सुनाई पड़ी। चकित हो उठे, देखते हैं तो राहुल वो धुन माउथ ऑर्गन पे बजा रहा था। उन्होंने बोला कि पापा देखो ये धुन कैसी है। तो पापा के लिए है ये क्या धुन है क्या, ऐसी धुनें थोड़ी चलती है। राहुल बेचारे निराश हो गए। 10 दिन के बाद देखा तो उसी धुन को लेकर बर्मन दा गाना बना रहे थे। तो राहुल भड़क गए, पापा ये क्या है, आप मेरी धुन चुरा रहे हो। तो कहने लगा, बेटा देख, तेरी धुन मैं अगर चुरा रहा हूँ उसका मतलब तेरी ओरिजिनल धुन में दम है। दोस्तों, ये धुन ओरिजिनली राहुल देव की थी और इस गाने में जो माउथ ऑर्गन बजाया ना, ये माउथ ऑर्गन बजाया है राहुल देव बर्मन ने। तो दोस्तों, मनोज गुरव की आवाज़ में सुनते हैं, है अपना दिल तो आवारा। है अपना दिल तो आवारा, है अपना दिल तो आवारा, न जाने किस पे आएगा। है अपना दिल तो आवारा, न जाने किस पे आएगा। हसीनों ने बुलाया, गले से भी लगाया, बहुत समझाया यही न समझा। हसीनों ने बुलाया, गले से भी लगाया, बहुत समझाया यही न समझा। बहुत भोला है बेचारा, न जाने किस पे आएगा। है अपना दिल तो आवारा, न जाने किस पे आएगा। हुआ जो कभी राजी तो मिला नहीं काजी, जहाँ पे लगी बाजी वहीं पे हारा। हुआ जो कभी राजी तो मिला नहीं काजी, जहाँ पे लगी बाजी वहीं पे हारा। ज़माने भर का नाकारा, न जाने किस पे आएगा। है अपना दिल तो आवारा, न जाने किस पे आएगा। सचिन दा और लता दीदी, बहुत अच्छे कॉम्बिनेशंस, बहुत अच्छी गाने इन दोनों जोड़ियों ने दिए। लेकिन एक बीच में एक दौर ऐसा आया कि लता दीदी और सचिन दा इनमें कुछ मतभेद हो गए और लता दीदी ने सचिन दा के साथ गाना बंद कर दिया।
ऐसे माहौल में सचिन दा हारे नहीं, सचिन दा ने कहा ठीक है, नहीं गाती हो मेरे संग तो मत गा। गीता दत्त और फिर आशा भोसले को लेकर सचिन दा ने गाने बनाना शुरू किए। आशा भोसले का एक अनोखा गाना फिल्म काला बाजार का आप अभी सुनेंगे मिनल राव की आवाज़ में। इस गाने में आप मिठास देखिए, जिस ढंग से आशा दीदी ने ये गाना जम के गाया है। तो सुनते हैं सचे हुए सपने तेरे। सच हुए सपने तेरे, झूम लियो मन मेरे। सच हुए सपने तेरे, झूम लियो मन मेरे। चिक 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 चा चाची, चिक 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 चा चाची, चिक 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 चा चाची, चिक 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 चा। सच हुए सपने तेरे। बेकल मन का धीरज लेकर मेरे साजन आए। बेकल मन का धीरज लेकर मेरे साजन आए। जैसे कोई सुबह का भूला सांझ को घर आ जाए। प्रीत ने रंग बिखेरे, झूम लियो मन मेरे। चिक 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 चा चाची, चिक 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 चा चाची, चिक 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 चा चाची, चिक 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 चा। सच हुए सपने तेरे। मन की पायल छम छम बोले, हर एक सांस तराना। मन की पायल छम छम बोले, हर एक सांस तराना। धीरे धीरे सीख लिया अखियों ने मुस्काना। हो गए दूर अंधेरे, झूम लियो मन मेरे। चिक 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 चा चाची, चिक 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 चा चाची, चिक 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 चा चाची, चिक 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 चा। सच हुए सपने तेरे। गुरुदत्त साहब ने तो सोचा ही था कि जब मुझे चांस मिलेगा तो SD बर्मन साहब को ही मैं ले लूँगा। देखिए, पहली 3 फिल्में OP नैयर साहब के साथ करने के बाद गुरुदत्त ने ये सोचा कि चलो अभी क्राइम थ्रिलर फार्मूला मैंने बहुत इस्तेमाल किया, अब मैं कुछ कलात्मकता दिखाऊंगा। और उन्होंने खुद की एक कहानी लिखी थी जिस कहानी का नाम था कश्मकश। ये कहानी साहिर साहब ने पढ़ी। साहिर साहब ने कहानी में कुछ सुझाव दिए। कश्मकश कहानी में वो चित्रकार दिखाया था, साहिर ने कहा था कि भैया इसे आप शायर दिखाओ। और ये जो फिल्म का नाम प्यासा, ये भी साहिर साहब ने ही सजेस्ट किया। साहिर साहब का कलाम था तहल खिया। प्यासा के सारे गाने इस तहल खिया से ही लिए हुए हैं। और फिर इसका क्लाइमैक्स का गाना जब रिकॉर्ड होने वाला था तो SD बर्मन साहब ने ये सोचा कि मैं कुछ अनोखे ढंग से इसकी शुरुआत करूं। और रफ़ी साहब का हाई पिच आवाज़ इस गाने के लिए बहुत अच्छी ढंग से इस्तेमाल की है। गाने की शूटिंग भी ज़बरदस्त ही है, गाना भी ज़बरदस्त था, फिल्म भी यादगार रही। लेकिन दोस्तों अफसोस, SD बर्मन और साहिर का ये आखिरी कॉम्बिनेशन हो गया।
साहिर साहब के कुछ कहने पर एस.डी. बर्मन साहब इतने नाराज़ हुए कि उन्होंने कहा इसके बाद मैं साहिर से काम नहीं करूँगा, और ज़िंदगी भर उन्होंने फिर कभी भी साहिर के साथ काम नहीं किया। लेकिन दोस्तों, ये प्यासा का ये मशहूर गाना आप राणा चटर्जी की आवाज़ में सुनिए। देखिए बहुत ही अच्छा है कि ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। ये गाना मुंबई के जय हिंद कॉलेज में शूट किया है। ये तख्तों ये ताजों की दुनिया, ये इंसान के दुश्मन समाजों की दुनिया, ये महलों ये तख्तों ये ताजों की दुनिया, ये इंसान के दुश्मन समाजों की दुनिया, ये दौलत के भूखे रवाजों की दुनिया, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। हर एक जिस्म घायल, हर एक रूह प्यासी, निगाहों में उलझन दिलों में उदासी, ये दुनिया है या आलमे बदहवासी, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। यहाँ एक खिलौना है इंसान के हंसती, ये बसती है मुर्दा परस्तों की बस्ती, यहाँ पर तो जीवन से है मौत सस्ती, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। जवानी भटकती है बदकार बनकर, जवां जिस्म सजते हैं बाजार बनकर, जहाँ प्यार होता है व्यापार बनकर, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। ये दुनिया जहाँ आदमी कुछ नहीं है, वफा कुछ नहीं, दोस्ती कुछ नहीं है, ये दुनिया जहाँ आदमी कुछ नहीं है, वफा कुछ नहीं, दोस्ती कुछ नहीं है, जहाँ प्यार की कद्र ही कुछ नहीं है, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। जला दो इसे फूंक डालो ये दुनिया,
जला दो जला दो जला दो, इसे फूंक डालो ये दुनिया मेरे सामने से हटा लो। ये दुनिया तुम्हारी है, तुम ही संभालो। ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। दोस्तों, इसी गुजर में शाहिर से तो बिछड़ गए, फिर कुछ देर मजरू सुल्तानपुरी साहब के साथ भी एस डी बर्मन साहब ने काम किया, लेकिन उनके जिसे हम ट्यूनअप कहते हैं ना, ये ट्यूनअप हो गया सिर्फ शैलेंद्र के साथ। मेरे पास दोस्तों एक ऐसा ऑडियो है जिसमें सचिन दा बर्मन कहते हैं कि मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं थी, इसीलिए होता था क्या कि ये गीतकार जो कुछ लिखते थे उसका मतलब मुझे समझने में देर लगती थी, लेकिन सिर्फ शैलेंद्र ही ऐसे एक थे कि वो जो लिखते थे ना मुझे मेरी तुरंत समझ में आता था। देवानंद साहब की एम्बिशियस फिल्म गाइड के काम शुरू हो गया। ये फिल्म अंग्रेजी और हिंदी में बन रही थी। हिंदी का स्क्रिप्ट पूरा अलग ढंग से लिखा गया। विजय आनंद साहब ने खंडाला में जाकर 8 दिन में अलग के ढंग से पूरा स्क्रिप्ट लिखा और फिर गाने लिखने की नौबत आई। शुरू में ये गाने हसरत जयपुरी साहब लिखने वाले थे। 25,000 रुपया देकर उनके साथ एग्रीमेंट भी किया हुआ था, लेकिन फिल्म का ये जो थीम सॉन्ग है ना, जहाँ पे फिल्म की नायिका अपने आप को एक मुक्त बंधन से छोड़कर मुक्त हो जाती है, इस सिचुएशन के लिए गाना चाहिए था। इसी समय हसरत साहब और देवानंद साहब का झगड़ा हो गया और फिर हसरत साहब को रिप्लेस करके शैलेंद्र साहब को बुलाया गया। शैलेंद्र तो डर गए बेचारे, अपने दोस्त को इनजस्टिस कर रहे हैं, इसलिए शैलेंद्र साहब कुछ दिन जाते ही नहीं थे। लेकिन एस डी बर्मन साहब ने खुद समझाया कि भैया इस मामले में आपको खुद देवानंद साहब ने ही बुलाया है। गाने लिखने शुरू हो गए। अभी ये थीम का गाना चाहिए था और गाना शूट होने वाला था उदयपुर में। पूरा का पूरा यूनिट उदयपुर चला गया, लेकिन गाना तैयार नहीं था। हर रोज आकर शैलेंद्र आके बैठते थे, लेकिन गाना सूझता नहीं था। हर रोज देवानंद साहब वहाँ से ट्रंक कॉल करते थे, भैया क्या हुआ गाने का, क्या हुआ गाने का। एक दिन एस डी बर्मन साहब ने देवानंद को कहा कि देखिए शैलेंद्र प्रतिभा सिद्ध कवि है, जब उनको सूझ आएगी ना तभी उनके दिमाग से ये गाना उतर आएगा। ऐसे ही एक दिन शाम को शैलेंद्र सचिन देव बर्मन के जेट बंगले में गए, वहाँ बैठे और जैसे ही सूर्यास्त होने लगा उनके मन में ये गाना उतर आया और ये गाना लिखा, कांटों से खींच के ये आंचल, तोड़ के बंधन बांधी में पायल। सचिन दा बर्मन की एक खासियत थी, जब भी किसी की रिकॉर्डिंग करते थे ना तो फ़ोन करके याद दिलाते थे बार बार, याद है ना कल रिकॉर्डिंग है। एक्चुअली वो सताते नहीं थे, वॉइस क्वालिटी देखते थे। तो लता दीदी को जब फ़ोन किया तो महसूस हुआ कि लता दीदी की वॉइस क्वालिटी शायद इतनी अच्छी नहीं है, इसलिए ये पूरा गाना पहले उन्होंने अपने आवाज़ में रिकॉर्ड किया, वो टेप उदयपुर में भेज दी। उस गाने की शूटिंग वहाँ हो गई और बाद में लता दीदी ने ये मशहूर गाना गाया जो अंतरे से शुरू होता है। देखिए दोस्तों, ये एक ही गाना ऐसा है जो अंतरे में शुरू होता है। पल्लवी केळकर की आवाज़ में सुनिए, कांटों से खींच के ये आंचल। कांटों से खींच के ये आंचल, तोड़ के बंधन बांधी पायल। कोई ना रोको दिल की उड़ान को, दिल वो चला। आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर मरने का इरादा है। आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर मरने का इरादा है। अपने ही बस में नहीं मैं, दिल है कहीं तो वो कहीं मैं। ओ अपने ही बस में नहीं मैं,
जीने की तमन्ना है, आज फिर मरने का इरादा है, आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर मरने का इरादा है। मैं हो बाढ़िया तूफान हो, कोई बताए मैं कहाँ हूँ। मैं हो बाढ़िया तूफान हो, कोई बताए मैं कहाँ हूँ। डर है सफर में कहीं खो न जाऊं, रास्ता नया आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर मरने का इरादा है, आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर मरने का इरादा है। कल के अंधेरों से निकल के देखा है आगे मलते मलते। ओ कल के अंधेरों से निकल के देखा है आगे मलते मलते। ओ फूल ही फूल जिंदगी बहार है, तय कर लिया आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर मरने का इरादा है, आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर मरने का इरादा है। 1967 में देवानंद साहब ने एक मिस्ट्री फिल्म बनाई ज्वेल थिफ। गाने के लिए शैलेंद्र तो पहले ही चॉइस थे, लेकिन उन दिनों शैलेंद्र की मनस्थिति बहुत ही ख़राब थी। एक ही गाना लिख पाए और बाद में उन्होंने कहा कि भैया मेरे से गाना लिखा नहीं जाता है, अब दूसरे किसी और से ले लो। उसी समय एस डी बर्मन साहब को कार्डियक अरेस्ट हुआ था, डॉक्टर ने मना कर दिया था, लेकिन धुन तो बनाई थी, तो उसी धुन के ऊपर गाना बन गया। बड़ा नटखट गाना है, आपने देखा होगा पर्दे पे ये गाना उतने ही नटखट ढंग से तनुजा ने पेश किया है। जी हाँ दोस्तों, आप समझ गए, ये गाना है रात अकेली है। और दोस्तों इस गाने का पूरा ऑर्केस्ट्रा पर आप देख लीजिए, पूरा ऑर्केस्ट्रा राहुल देव बर्मन साहब का था। पूरे गाने के ऊपर राहुल देव बर्मन की छाप सिग्नेचर है, आपको दिखाई पड़ती है। तो सुनिए कविता राजवंश की आवाज़ में ये नटखट गीत। रात अकेली है, बुझ गए दिए आके मेरे पास, कानों में मेरे जो भी चाहे कहिए, जो भी चाहे कहिए। रात अकेली है, बुझ गए दिए आके मेरे पास, कानों में मेरे जो भी चाहे कहिए, जो भी चाहे कहिए। रात अकेली है।
रात अकेली है, बुझ गए दिए आके मेरे पास, कानों में मेरे जो भी चाहे कहिए, जो भी चाहे कहिए। ऐसा ही दौर चलते गया। किशोरदा उनके स्वभाव या मधुबाला की बीमारी के कारण गाने के ऊपर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सके, फिर इनकम टैक्स उनके पीछे पड़ गया, बहुत ही बुरी अवस्था हो गई और रफ़ी साहब का दौर तो चलता ही था। ऐसे में शक्ति सामंत साहब ने एक फ़िल्म की थी, ये फिल्म ओरिजिनल इंग्लिश पिक्चर है, टू ईच ऑफ हर ओन। ये फिल्म हिंदी में करने की थी और इसी का पूरा संगीत सचिन दा को सौंपा गया। सचिन दा ने एक गाना तो रिकॉर्ड कर दिया, लेकिन उनको जो बीच बीच में कभी कभी अस्थमा का भी अटैक आता था, ऐसे अस्थमा का अटैक आ गया तो उन्होंने कहा राहुल को बुलाया और कहने लगा कि ये गाना अभी तुम ही रिकॉर्ड कर लो। हालांकि पहले सोचा गया था कि रफ़ी साहब को बुलाएंगे, लेकिन ऐन वक्त पे राहुल देव बर्मन साहब ने सोचा कि क्यों नहीं, ये गाना इतना नटखटा है कि इसमें किशोर साहब की ही आवाज़ बहुत चलेगी। और गाना रिकॉर्ड हो गया और इतना पॉपुलर हो गया कि आप पूछो मत। मैं यही कहूँगा कि आराधना से हिंदी फिल्म स्क्रीन को एक सुपरस्टार मिल गया राजेश खन्ना, और एक सुपर सिंगर फिर से मिल गया किशोर कुमार। तो सुनिए रूप तेरा मस्ताना मनोज गुरव की आवाज़ में। रूप तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना। रूप तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना। भूल कोई हमसे न हो जाए। रूप तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना। भूल कोई हमसे न हो जाए। रात नशीली मस्त समा है, आज नशे में सारा जहां है। रात नशीली मस्त समा है, आज नशे में सारा जहां है। आए शराबी मौसम बहकाए। रूप तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना। भूल कोई हमसे ना हो जाए। आँखों से आँखें मिलती है ऐसे, बेचैन होके तूफान में जैसे। आँखों से आँखें मिलती है ऐसे, बेचैन होके तूफान में जैसे। मौज कोई साहिल से टकराए। रूप तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना। भूल कोई हमसे ना हो जाए।
हमको जमाना दूर ही रहना, पास न आना रोक रहा है। हमको जमाना दूर ही रहना, पास न आना, कैसे मगर कोई दिल को समझाए। रूप तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना, भूल कोई हमसे ना हो जाए। रूप तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना, भूल कोई हमसे ना। दोस्तों, सचिन दा के बारे में ऐसे कहने के लिए तो बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी बातें। हर साल सिर्फ 3 फिल्में ही करते थे। एक पत्रकार ने पूछा कि भैया आप ऐसे क्यों करते हो, तो उन्होंने एक ही कहता है कि भैया कुएं से जब पानी निकालते हो ना, तो कुएं का पानी तो कम होता है ना, उसको तो फिर से भरना चाहिए ना, इसलिए मैं साल में सिर्फ 3 ही फिल्में करता हूँ। दोस्तों, बड़प्पन देखो, साउथ वाले अप्रोच हुए थे कि उनकी फिल्म भाभी के लिए आप म्यूज़िक दे दो। सो सचिन दा ने नम्रतापूर्वक कहा कि भैया मेरा तो कोटा पूरा हो चुका। साउथ वालों को ऐसा लगा कि सचिन दा पैसे के लिए अड़ गए, कहने लगे आपका जितना मानधन है डबल हम लोग दे देंगे। कहने लगे ऐसी बात नहीं है, मैं सिर्फ 3 ही फिल्में करता हूँ साल में, और मेरी 3 फिल्में तो हो चुकी है। तो कहने लगे फिर हम क्या करें, क्योंकि बाकी लोग तो बिजी थे। तो कहने लगा हम लोग आपको एक का नाम बताते हैं, चित्रगुप्त। चित्रगुप्त साहब का नाम एस.डी. बर्मन साहब ने ही सजेस्ट किया, इसी कारण चित्रगुप्त साहब को फिल्म मिल गई भाभी, और फिर चित्रगुप्त साहब भी इसी तरह से आगे चलते गए। एस.डी. बर्मन साहब, उनका स्वभाव ऐसा था कि ज़रा कंजूस मिजाज के थे। किसी को कभी चाय पे तो बुलाने की बात छोड़िए, खाना खाने की भी बात कभी नहीं होती थी। ज़्यादा से ज़्यादा अगर खुश हो गए ना, तो पान के डिब्बे में से आधा सा पान काट के देते थे। लेकिन दोस्तों, इसका मतलब वो कंजूसी करते थे ऐसा नहीं था, एक तरह का स्वभाव बन गया था। दूसरा, उनका एक स्वभाव में ऐसी खासियत थी कि जब वो म्यूज़िक करने बैठते थे, और मान लो दूसरा अगर वही फिल्म का प्रोड्यूसर उनको मिलने आया, तो तुरंत अपना हारमोनियम छुपाती थी ताकि प्रोड्यूसर ने वो धुन ना सुने। उनको हमेशा एक थोड़ा सा डर लगता था, शायद अपनी धुन कोई चुरा लेगा। ऐसा होता नहीं था, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री में ऐसी बात बहुत बार हो चुकी है, उन्होंने देखी थी। तो ऐसा ही माहौल चलता था। फिर कभी भी जब बैकग्राउंड म्यूज़िक की बात चलती थी ना, तो अपने दोनों बैकग्राउंड म्यूज़िक का रिकॉर्डिंग शुरू करने से पहले दोनों कान पे हाथ रखते थे और कहते थे बजाओ। तो उनके असिस्टेंट को ज़रा आश्चर्य लगा कि ये क्या है, हम लोग इतने अच्छे तरह से बैकग्राउंड म्यूज़िक का पीस बना रहे हैं और सचिन दा दोनों कान पे हाथ रख गए, सुन रहे। उन्होंने कहा जो लो फ्रिक्वेंसी है ना, वो मुझे बराबर सुनती है, और लो फ्रिक्वेंसी के बाद ये आप देख लो उनका इम्पैक्ट बैकग्राउंड म्यूज़िक का, मानना पड़ेगा। बहुत ही अच्छे ढंग से इन्होंने किया, बहुत ही अच्छे ढंग से करते रहे। दोस्तों, 70 के बाद फिल्मों का ट्रेंड आहिस्ता आहिस्ता बदलना शुरू हो गया। शैलेंद्र तो पहले ही चले गए थे, साहिर साहब भी चले गए, ऐसे और में सचिन दा बेचारे कोशिश कर रहे थे। लेकिन फिर जो दौर आया, उस दौर में फिर उन्होंने आहिस्ता ये सोचा कि अभी मैं ज़्यादा काम नहीं करूँगा। उनकी एक यादगार फिल्म बन गई थी, कागज़ के फूल। दोस्तों, ये गुरुदत्त की भी बहुत ही यादगार फिल्म थी। ऐसा कहते हैं कि हिंदुस्तान में इतनी बेहतरीन ब्लैक एंड वाइट फिल्म आज तक बनी नहीं है। लेकिन दोस्तों, दुर्भाग्यवश ऐसा हुआ कि यह फिल्म लोगों के पसंद में नहीं है। शायद समय से बहुत पहले आई थी। अगर आज भी आप देख लेंगे तो ये फिल्म समय से बहुत पहले आई है। इसमें एक गाना गीता दत्त की आवाज़ का जो अमर गाना है, वक्त ने किया क्या हंसी सितम, तुम रहे न तुम, हम रहे न हम। गाने का पिक्चराइजेशन भी आप देख लो, गुरुदत्त साहब ने जिस ढंग से पैरेलल बीम से दिखाया है, मुझे लगता है हिंदी फिल्मों में इतना बेहतरीन ढंग से चित्रित किया हुआ गाना दूसरा नहीं है। एक अनोखा गाना आप अभी सुनेंगे मिनल राव की आवाज़ में।
दोस्तों उम्मीद है मेरी कुछ यादें आपको ज़रूर पसंद आई होगी। मैं इसके लिए यहाँ इस चैनल पर आने के लिए प्रोफेसर गावन साहब का बहुत आभारी हूँ। नमस्कार। मुझे उम्मीद है कि विवेक पुंतांबेकर जी की ये संगीत भरी पेशकश आपको पसंद आई होगी। आपको ऐसी फिल्मी कहानियाँ, किस्से और गाने सुनने हैं, अपनी पुरानी यादों को ताज़ा करनी है, तो कृपया मेरे अविस्मरणीय चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।